बिहार के लखीसराय का रहने वाला 40 वर्षीय जफरुद्दीन पिछले 4 सालों से नोएडा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था और साथ ही अपने बीवी बच्चों को भी वहीं फ्लैट लेकर रखे हुए था। बीवी का नाम शहनाज परवीन था और 2 बच्चे थे। एक की उम्र 10 साल और दूसरे की उम्र 4 साल थी। दोनों बेटे ही थे। अपने परिवार के साथ बड़े ही अच्छे से सुखी से रह रहा था जफरुद्दीन। ऐसे में उसने इस साल ही 2022 3 मई को ईद मनाने का प्लान बनाया फुलवारी आकर। फुलवारी में दरअसल जफरुद्दीन का ससुराल था और ससुराल से ही थोड़ी दूरी पर उसने अपना आलीशान आशियाना बनाया था, जहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियों में आया जाया करता था। 3 मई को ईद थी और 1 मई की फ्लाइट से अपने बीवी बच्चों के साथ नोएडा से दिल्ली पहुंचकर फ्लाइट लेकर वहां अपने घर यानी कि फुलवारी अपने परिवार के साथ जफरुद्दीन पहुंच गया। घर काफी दिन से बंद था। 2 साल से कोई भी यहाँ नहीं आया था, जिसके कारण घर काफी गंदा था। तो पहले घर की साफ सफाई शुरू की। दोनों पति पत्नी ने मिलकर घर को पूरी तरह से साफ कर दिया, पूरी तरह से चमका दिया और 2 मई की शाम को अपने बड़े बेटे के साथ जफरुद्दीन बाजार चला गया। बाजार से लगभग 11 बजे के आसपास लौट कर आया, जिसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ खाना पीना उसने शुरू किया। खाना पीना खाया। इसमें ससुराल वाले लोगों को भी उसने इनवाइट किया था कि हम इतने दिन बाद यहाँ आए हैं तो आप लोग भी आ जाइए, यहीं पर खाना खाया जाएगा। ऐसे में खाना पीना खाने के बाद रात में सभी लोग सोने चले गए। ससुराल का परिवार अपने घर सोने चला गया, यानी कि शहनाज के माता पिता भाई बंधु अपने घर सोने चले गए और शहनाज अपने परिवार के साथ जफरुद्दीन और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने शौहर के घर पर सो रही थी। लेकिन दूसरी सुबह 7 बजे के आसपास बड़ा बेटा जफरुद्दीन का, जो सबसे बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 10 साल थी, वो दौड़कर अपने ननिहाल जाता है और नानी के घर पर जाकर कहता है कि पापा ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े हुए हैं। सब लोग दौड़ कर आते हैं, अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि सच में ये खून से लथपथ होकर ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है। उसकी सांसें नहीं चल रही है, उसकी मौत हो चुकी है। अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद हर कोई घबरा जाता है। पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस फिर जांच करना शुरू करती है। ऐसे में पुलिस सबसे पहले ये ढूंढती है कि आखिर कोई दरवाजा है, कुछ है, कहां से लोग आए और किसने इन्हें मारा। तो स्वाभाविक सी बात है कि घर में 2 तो बच्चे ही थे। एक बड़ी थी शहनाज परवीन, यानी कि जफरुद्दीन की धर्मपत्नी। जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो शहनाज ने ये बताया कि मैंने अचानक से 3 बजे के आसपास हल्ले की आवाज सुनी, यानी कि घर से कुछ शोरगुल की आवाज सुनी। मैं बेडरूम से निकलकर जब तक ड्राइंग रूम में आई तो मैंने देखा ये कुछ चोरों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कुछ चोरों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जिसमें 4 चोर थे। मैंने जब इन्हें बचाने की कोशिश की तो मेरे गले को भी दाब दिया और मेरे गले में जो चेन था उसे भी खींच लिया और इन्हें उसी समय मौत के घाट उतार दिया और मुझे कुछ सुंघा दिया गया, जिससे मैं बेहोश हो गई। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। इस मामले की छानबीन में पुलिस लगी रहती है। पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिलते। पुलिस का सीधा शक जो है वो शहनाज पर ही बना होता है। पुलिस जब शहनाज से पूछती है कि क्या कोई और भी रास्ता है इस घर में आने का, तो शहनाज कहती है कि जी नहीं। तो पुलिस का सवाल कि आखिर वो 4 चोर आए कैसे, तो इसमें शहनाज कहती है कि हो सकता है रात में काफी देर हो गई थी, इसके कारण मेन गेट गलती से खुला रह गया हो। पुलिस को घर में और कोई भी चीज गायब नहीं मिलती है। अगर चोर आए थे तो वो लूटपाट के इरादे से आए थे। उन्होंने मालिक को मारा और घर की कोई भी चीज लूट कर नहीं ले गए। शहनाज का कहना था कि उसके गले की बस चेन लूटी गई, उसके अलावा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा है। तो पुलिस का जो शक था वो शहनाज पर बिल्कुल बन गया। पुलिस का शक तो था शहनाज पर, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो शहनाज को गिरफ्तार कर सकते थे या फिर शहनाज पर उंगली उठा सकते थे। इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पुलिस ने शहनाज का फोन मांगा।
शहनाज ने अपना आईफोन पुलिस को दे दिया बेझिझक, जिसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, सारे मैसेजेस चेक किए, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। शहनाज यहां तक पुलिस को पाक साफ दिखने लगी। अब पुलिस और ज्यादा इन चीजों पर जांच करना शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने अगल बगल वाले लोगों से पूछना शुरू कर दिया। जब अगल बगल वालों से पूछताछ शुरू हुई तो ये निकलकर सामने आया कि शहनाज और जफरुद्दीन के बीच में जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच में कई बार झगड़े होते थे, कई बार झगड़े हद से ज्यादा बढ़ भी जाते थे। एक बार तो तलाक की बात भी निकलकर सामने आई थी। उड़ती उड़ती खबर मोहल्ले में तो ऐसे भी कान तक लोगों के पहुंच ही जाती है। ऐसा ही कुछ वहां भी उसके घर के आसपास हो रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने फिर से एक बार बच्चों से पूछना शुरू किया। पहले भी पुलिस ने बच्चों से पूछा था, लेकिन बच्चे सो रहे थे तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता था। तो एक बार फिर से बच्चों को बुलाया पुलिस ने और बच्चों ने माता पिता के रिश्ते के बारे में जो खुलासा किया और जो बताया, वहां पुलिस को अहम सुराग मिल गया। पुलिस ने जब बच्चों से पूछा कि माता पिता के रिश्ते कैसे हैं, माता पिता किस तरह से रहते हैं, तो बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं। और बड़ा बेटा जो 10 साल का था उसने बताया कि अम्मी ने आपको एक ही फ़ोन दिया है, अम्मी के पास एक और फ़ोन है। पुलिस की घंटी यहाँ पर बज गई। पुलिस ने शहनाज का दूसरा फोन उस पर दबाव बनाकर उससे हासिल किया। पहले तो शहनाज ने पुलिस के सामने इनकार करना शुरू कर दिया कि उसके पास कोई और फोन है ही नहीं, वो बस यही एक फोन चलाती है जो उसके पति के द्वारा यानी कि उसके शौहर के द्वारा उसे दिया गया है, उसके अलावा उसके पास कोई और फोन नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया और महिला पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो फिर शहनाज ने अपना दूसरा फोन निकालकर पुलिस को दिया। इस दूसरे फोन में जो सिम लगा था वो नन्हे उर्फ कमाल के नाम पर था, यानी कि सिम को कमाल के नाम पर खरीदा गया था। और इस फोन से लगातार जिसे फोन किया जाता था, जिससे बात होती थी, वो भी नन्हे ही था। कमाल का घरेलू नाम नन्हे था। अब पुलिस के सामने सारी कहानी दिखने लगी कि आखिर ये कहानी है क्या। ऐसे में नन्हे को पुलिस ने उठा लिया और साथ में शहनाज को भी पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन में इन दोनों के ऊपर दबाव जब बनाया गया तो इन दोनों ने सारी सच्चाई बता दी। ये बताया कि 15 साल की उम्र से जब दोनों छठी कक्षा में पढ़ते थे तब से दोनों के बीच नैन मटक्का चलता था। नैन मटक्का देखते ही देखते प्यार में तब्दील हो गया। दोनों ने किसी तरह से हिम्मत करके एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई। दोनों ने बताया कि इतने लंबे समय से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और ये बस दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। स्कूल में ये तमाम चीजें होती थी तो स्कूल के प्रशासन को भी पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ खिटिर पिटिर है, कोई लव स्टोरी चल रही है। जिसके बाद दोनों को स्कूल से निकाल दिया। जब स्कूल से दोनों को निकाल दिया गया तो शहनाज को घर वालों ने घर से पढ़ाने का ही डिसीजन लिया और इधर नन्हे ने पढ़ना छोड़ दिया। उसने इलेक्ट्रिकल मिस्त्री का काम शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिकल मिस्त्री का काम करने के पीछे एक और रीज़न ये भी था नन्हे का कि वो चाहता था कि वो जितनी जल्दी कमाना शुरू कर दे उतनी ही जल्दी वो शहनाज से शादी कर लेगा। एक तरफ जहां घर वालों को इस प्यार की भनक लगी, घर वालों के कानों में ये खबर पहुंची, तो घर वालों ने भी अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। घर वालों ने अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच जफरुद्दीन का रिश्ता शहनाज के लिए घर वालों को मिला, जो लखीसराय का रहने वाला था और सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। लड़का घर वालों को बहुत पसंद आया। शहनाज को भी जब दिखाया गया लड़के को और लड़के के परिवार को तो शहनाज बिल्कुल बला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के आगे जफरुद्दीन लट्टू हो गया। लेकिन शहनाज को जफरुद्दीन नहीं पसंद आया क्योंकि उसने तो अपना दिल नन्हे को दे दिया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों ने कबूल है कबूल है कबूल है तक कह दिया था। ऐसे में वो किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी, वो नन्हे के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन घर वालों के दबाव में जफरुद्दीन से शहनाज की शादी करा दी गई। जफरुद्दीन शादी करने के बाद वापस सऊदी चला गया। जब वो सऊदी चला गया तो शहनाज उसी तरह से अपने प्रेमी नन्हे से मिलती जुलती रही जैसे वो पहले मिला करती थी।
हर साल 1 महीने की छुट्टी में सऊदी से जफरुद्दीन अपनी बीवी के पास आता था और अपनी बीवी के साथ रहता था। ऐसे में लगातार 11 महीने के लिए वो अपने प्रेमी नन्हे के साथ उसकी बीवी के तौर पर रहती थी। शारीरिक संबंध भी बनते थे, हर तरह के इमोशनल अटैचमेंट भी थे। बस 1 महीने के लिए वो अपनी शौहर की बीवी बनती थी। बाकी समय वो नन्हे के साथ वैसे ही रहती जैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ रहती है। ऐसे ही देखते देखते एक दिन भंडा फोड़ हो गया। जब बच्चे हो गए तो बड़े बेटे ने पिता के सामने फोन पर यह शिकायत कर दी कि मम्मी किसी से बात करती है और हमें उसे अब्बू कहने को भी कहती है। जी हाँ, शहनाज नन्हे को कहती थी कि तुम अपने बच्चों को ये बताती थी कि तुम लोग नन्हे को अब्बू कहो, ये तुम्हारे दूसरे अब्बू हैं। और छोटे वाले बेटे को तो कहती थी कि ये है ही नन्हे का, ये नन्हे का ही बच्चा है, नन्हे ही इसका पिता है। ऐसे में बड़े वाले बेटे को जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर समझदारी आती गई। जब अम्मी कहती कि तुम इसे अब्बू कहो तो वो मना करता था। वो कहता था कि नहीं, ये मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू तो कोई और है। एक दिन इसी तरह से उसने फ़ोन पर बता दिया कि अम्मी किसी और के साथ घर में रहती है, उससे फ़ोन पर भी बात करती है और हमें उसे अब्बू कहने को भी कहती है, हमें बताती है कि तुम्हारे दो अब्बू हैं। इसके बाद जफरुद्दीन को सारी कहानी समझ में आ गई कि इसका पहले से अफेयर चल रहा है और इसीलिए ये मेरे से शादी करना नहीं चाहती थी। अब ऐसे ही करते करते जफरुद्दीन और शहनाज के बीच का जो रिश्ता था वो ख़राब हो गया। दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। शहनाज ने तलाक मांग लिया कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं नन्हे के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन जफरुद्दीन तलाक देना नहीं चाहता था। उसने शहनाज को अपने साथ नोएडा ले जाने का फैसला किया। नोएडा में उसने नौकरी ढूंढ ली, उसने सऊदी अरब की नौकरी छोड़ दी और ले जाकर यानी कि नोएडा में ले जाकर वहीं रख लिया। 2 साल तक शहनाज को पटना आने ही नहीं दिया। जफरुद्दीन को लगा कि 2 साल में उसकी बीवी शहनाज ने अपने प्रेमी नन्हे को भुला दिया है। लेकिन शहनाज लगातार अपने दूसरे फ़ोन से नन्हे से बात किया करती थी, चोरी छुपे नन्हे से हर तरह की बातें शेयर किया करती थी और वो पटना जाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। लेकिन उसे जफरुद्दीन पटना नहीं जाने देना चाहता था। ऐसे में इस साल 2022 में ईद मनाने का फैसला जफरुद्दीन ने परिवार के साथ किया। अपने घर पर जाकर ईद मनाने का फैसला लिया, जिसके बाद शहनाज काफ़ी खुश हो गई। उसने फ़ोन करके अपने प्रेमी नन्हे को बताया कि हम लोग ईद में आ रहे हैं, जफरुद्दीन भी आ रहा है और इस बार इसका काम तमाम किया जाएगा, इसे ठिकाने लगाया जाएगा, नहीं तो ये हमारे बीच में रोड़ा बना रहेगा। नन्हे शहनाज को बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे में नन्हे ने शादी नहीं की थी, वो अपने प्यार के लिए ही समर्पित था। वो शहनाज के साथ ही रहना चाहता था और शहनाज के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने सारे प्लान्स बना लिए कि किस तरह से जफरुद्दीन को मारना है और शहनाज को हासिल करना है। शहनाज भी काफ़ी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने प्रेमी के पास आ गई और जो जफरुद्दीन को लग रहा था कि मेरी बीवी 2 साल में अपने प्रेमी को भूल चुकी है, उस बात को शहनाज ने गलत करार दे दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर रात में उसे बुलाकर कुकर से प्रेमी और शहनाज ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पहले तो शहनाज ने अपने पति के साथ झगड़ा किया। जब वो घर बाजार से लौट कर आया तो झगड़ा करके जब वो बेडरूम छोड़कर ड्राइंग रूम में सोने चला गया तो फिर शहनाज ने नन्हे को फ़ोन करके बुला लिया। नन्हे घर आया और नन्हे के साथ मिलकर शहनाज ने पति की हत्या कुकर से मार कर दी। कुकर से शहनाज ने पति के सिर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया और उसके बाद दोनों ने मिलकर यानी कि शहनाज और उसका प्रेमी नन्हे ने मिलकर लगातार कुकर से ही सर पर वार किया, जिसके कारण सर जो था बिल्कुल चकनाचूर हो गया और मौके पर ही जफरुद्दीन की मौत हो गई। पुलिस को जब ये कहानी पता चली तो पुलिस भी हैरान रह गई और पुलिस ने इन दोनों को जेल भेजा और आगे कोर्ट में इनका मामला पहुंचा दिया। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।